हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 का शीर्षक है अंतिम दौर 1। सबसे पहले हम कल के पढ़े हुए पाठ की पुनरावृत्ति कल के पढ़े हुए अंश की पुनरावृत्ति करवा देते हैं। भारत में अंग्रेजी जब साम्राज्य की स्थापना के बाद जब स्थापना हुई तो भारत के लिए वह एकदम नई घटना थी, नया दौर था। नया पूंजीवाद जो है वह सारे विश्व में बाज़ार तैयार कर रहा था और उससे हर हालत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ा। भारत अब अंग्रेज़ी जो आर्थिक ढांचा है उसका गुलाम बनकर रह गया और किसान भी उनके गुलाम बनकर रह गए। अंग्रेज़ों के आने से बहुत बड़े बड़े जमींदार पैदा हुए और उनका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लगाना और अधिक से अधिक लगान लगाकर अधिक से अधिक धन कमाना और धन कमाकर अंग्रेज़ों के खजाने को भरना। इस प्रकार भारत की जो आम जनता थी वह ब्रिटेन के अनेक खर्च भी उठाती थी, जिसमें एक उनकी सेना का खर्च था जिसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। इसे भी भारत को ही देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अन्य खर्चों के बोझ भी भारत को उठाने पड़ते थे। बंगाल में अंग्रेज़ी शिक्षा के नए तौर तरीके शुरू हुए जिसमें समाज सुधारक उसके पक्ष में थे। इसके अलावा शिक्षाविद, अंग्रेज़, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने का एक बड़ा प्रयास किया। यद्यपि अंग्रेज़ भारत में शिक्षा का प्रसार और प्रचार नापसंद करते थे लोग, क्योंकि वे चाहते थे कि अंग्रेज़ जो है ये भारत में शिक्षा का प्रसार और प्रचार नापसंद करते थे और वे चाहते थे कि शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से केवल उतनी ही शिक्षा दी जाए जिससे केवल क्लर्क तैयार हो और ताकि जो है कम वेतन में उनसे काम करवाया जा सके। शिक्षा के माध्यम से शिक्षित लोगों ने शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षित लोग हुए उनके अंदर नई चेतना जागृत हुई और वे गुलामी से मुक्त होने के लिए तड़पने लगे। यहाँ पे नई तकनीकें, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, ये सब धीरे धीरे आने लगी। उनका भी विकास के रास्ते उनके खुल गए और इस तरह से जो सामाजिक बदलाव हुआ उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसे ही वक्त में 18वीं शताब्दी में एक सामाजिक सुधारक एवं अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। वे थे राम मोहन राय। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे। आगे के अंश में ये कहा गया है कि देश के किसी भी बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। देश के अन्य हिस्सों में जो परिवर्तन हुआ उन परिवर्तनों में सबसे पहले बंगाल के लोगों ने इन परिवर्तनों का सामना किया और उन परिवर्तनों का उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि उसका कारण यह था कि बंगाल में 50 साल पहले ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। इस समय भारत में बंगाल में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति
समाज सुधारक के रूप में आए सामने। उनका नाम था राजा राम मोहन राय, और वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे। उसमें उनके व्यक्तित्व की खासियत यह थी कि उनके व्यक्तित्व में प्राचीन और नवीन, यानी प्राचीन काल की जो संस्कृति थी और नई संस्कृति, नवीन यानी नई संस्कृति का एक मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। जो भारतीय विचारधारा थी और भारतीय दर्शन थे, उनके वे ज्ञाता थे। यानी भारतीय विचारधारा और दर्शन के वे बहुत ही जानकार थे, और वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। साथ ही उन्हें संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा का भी बहुत अच्छा ही ज्ञान था, और उस हिंदू मुसलमान संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। वे जो है उस समय के जो हिंदू मुसलमान संस्कृति थी, उस संस्कृति की में पैदा होने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उस समय वे जो वह वर्ग है वो भारत का सुसंस्कृत वर्ग था। यानी कि अच्छी तरह से उनके अंदर अच्छे संस्कार थे। उन्होंने अंग्रेज़ी और पश्चिम के धर्म और दर्शन के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी, और साथ ही इतना जानकार होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ी और पश्चिमी जो धर्म है और धर्म और संस्कृत के स्रोतों को, जो पश्चिमी धर्म और संस्कृत दोनों के स्रोत कहाँ से हैं, उनके स्रोतों का कहाँ से उद्भव हुआ है, उसको जानने के लिए उन्होंने ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषा को सीखा। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया, और साथ ही पश्चिमी जो सभ्यता थी, पश्चिमी सभ्यता में जो विज्ञान का ज्ञान था और साथ साथ उनकी जो तकनीकी थी, उन तकनीकी ज्ञान को भी उन्होंने सीखना शुरू किया। यानी कि वहाँ का जो विज्ञान और तकनीकी, उन दोनों को भी उन्होंने सीखा। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। उनके अंदर जो दार्शनिक ज्ञान था और विद्वतापूर्ण जो झुकाव था, वो मतलब जानकारी को हासिल करना, ज्ञान के प्रति झुकाव, ये सब जो था उनका जो स्वभाव, उस स्वभाव के कारण राम मोहन राय जो है अनिवार्य रूप से साहित्यों की ओर झुके, यानी साहित्य की तरफ भी उनकी रुझान बढ़ी। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे, और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। वे जो है तुलनात्मक धर्म अध्ययन की जो पद्धति थी, उनके अंदर जो धर्म अध्ययन की पद्धति थी, उसका तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया, और उसकी खोज करने वाले वे पहले व्यक्ति थे जो दुनिया के एक उत्साही युवा में से एक थे। और शिक्षा को उन्होंने आधुनिक ढांचे में, आधुनिक सांचा यानी कि ढांचा, सांचा यानी आकार, सांचा यानी कि आकार, सांचा यानी आकार, जो भारतीय शिक्षा की जो पद्धति, आधुनिक पद्धति थी, उस भारतीय शिक्षा की जो पद्धति थी, उसको उन्होंने आधुनिक आकार देने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो पुरानी पंडिताऊ पद्धति थी, यानी अपनी विद्वता केवल दिखाना, वो पद्धति थी, उसके चंगुल से
उसके चंगुल से भारत को निकालने का प्रयास करने वाले वे एक उत्सुक व्यक्ति थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। उन्होंने जो भारत में ब्रिटिश सरकार से रखे गए गवर्नर जनरल थे, उनको उन्होंने गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य विज्ञानों के प्रति जानकारी देने के लिए, मैंने शिक्षा में इन सभी को शामिल करने के लिए उन्होंने जोर दिया और जोर देते हुए उन्होंने गवर्नर जनरल को लिखा था। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। ये ज्ञान तो एक अलग बात थी और इन सब से हटकर वे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वे बहुत ही विद्वता के साथ साथ वे एक समाज सुधारक व्यक्ति भी थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। जब प्रारंभिक काल था उस समय इनके व्यक्तित्व पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा, यानी इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ा, और उसके बाद ईसाई धर्म का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके बावजूद वे अपने धर्म पर बड़ी ही दृढ़ता से, दृढ़ता यानी कि मजबूती, दृढ़ता यानी कि मजबूती, दृढ़ता यानी कि मजबूती, दृढ़ता मजबूती से वे टिके रहे। यानी कि उनको प्रारंभिक ज्ञान, प्रारंभ में उन्हें इस्लाम का ज्ञान, इस्लाम धर्म का ज्ञान था और उसके बाद इस्लाम के बाद वे ईसाई धर्म से प्रभावित हुए, परंतु इतना होने के बावजूद वे अपने धर्म पर बड़ी दृढ़ता से, यानी बहुत ही मजबूती से जमे रहे, यानी टिके रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त कराने का प्रयास किया जो उनके साथ संबद्ध हो गई थी। इसमें ये बता रहे हैं कि लेकिन अपने धर्म में जो कुरीतियाँ उनके व्याप्त थी, अपने धर्म में जो कुप्रथाएं थीं, उन कुप्रथाओं का, कुप्रथा माने बुरी जो प्रथा प्रचलन के रूप में समाज में आ गई है उसको कुप्रथा कहते हैं। तो और कुरीतियाँ जो गलत रीतियाँ समाज में प्रचलित हो गई थी, गलत नियम कानून कायदे जो धर्म की दृष्टि से स्थापित हो गए थे, उन दोनों से हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को मुक्त कराने का प्रयास किया और उन्होंने उसके साथ संबद्ध हो गए थे। यानी कि जो धर्म के साथ जो कुरीतियाँ और कुप्रथाएं संबद्ध हो गई थी, संबद्ध हो जाना माने जुड़ जाना, संबद्ध होना यानी कि जुड़ जाना, संबद्ध होना यानी कि जुड़ जाना। यानी जो कुप्रथाएं और कुरीतियाँ हमारे हिंदू धर्म में घर कर गई थी, उनको वो हटाने का उन्होंने प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। और ब्रिटिश सरकार ने जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा वह प्रथा है जो भारत में बहुत प्रचलित थी, जिसमें बहुत छोटे उम्र की लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोगों की शादी कर दी जाती थी और उसके बाद उसका या तो कम ही उम्र में अगर विवाह कर दिया गया और उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसके पति की मृत्यु के साथ साथ उसे भी जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते हैं। माने उस समय सती प्रथा एक कुरीति के रूप में समाज में व्याप्त थी, जो महिलाओं के साथ एक अत्याचार था। राम मोहन राय ने इस ओर एक कारगर कदम उठाया और उन्होंने इसको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार को से निवेदन किया और उसी के फलस्वरूप
ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। उन्हीं के ये जो सती प्रथा पर रोक लगी, भारत में सती प्रथा बंद हुई, ये उन्हीं के आंदोलन का परिणाम रही। राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तक में से थे। प्रवर्तक जो कोई कार्य शुरू करे उसको प्रवर्तक कहते हैं। तो राम मोहन राय जो है भारत में जो पत्रकारिता यानी जो समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि छपती हैं उसे पत्रकारिता कहते हैं। यह एक तरह की पढ़ाई का क्षेत्र है। तो पत्रकारिता के प्रवर्तक यानी कि जनक माने जाते हैं। सन 1780 में के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर बड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेज़ी में निकला था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत राम मोहन राय जैसे लोगों ने, मतलब अन्य लोगों में राम मोहन राय भी मुख्य थे, जिन्होंने भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की। सन 1780 में 80 के बाद भारत में अंग्रेज़ी में कई अखबार निकलते थे। सन 1780 के बाद हमारे भारत से कई अखबार निकलने लगे। इन अखबारों में आमतौर माने साधारण रूप से सरकार के पर कड़ी आलोचना रहती थी। सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की जो शासन नीति है, उन पर आलोचनाएं होती थी, यानी उनकी बुराइयों पर चर्चा होती थी। उन पर बुराई जो अच्छाई जो भी है उन पर चर्चा होती थी। आलोचना का यानी कि उनके बारे में चर्चा होना। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था और जो सरकार की बुराई होती थी उस पर जो है सरकार उस पत्र पर सेंसर लगा देती थी। सेंसर लगाना यानी सरकार की तरफ से जो रोक लगा दी जाती है उसको कहते हैं सेंसर लगना। तो जो सरकार के विरोध में जो आलोचनाएं होती थी उन पत्रों में, समाचार पत्रों में, उस पर जो है सरकार सेंसर लगा देती थी, यानी कि रोक लगा देती थी। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया, वह 1818 में अंग्रेज़ी में निकला था। सबसे पहला पत्र जिसका मालिकाना हक स्वामित्व यानी मालिकाना हक जिस पर भारतीयों का था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, यह पत्र जो है सन 1818 में निकला और यह पत्र अंग्रेज़ी भाषा में निकला। सन 1818 में जो पहला पत्र निकला जिसका मालिकाना हक जो है भारतीयों को था और भारतीयों ने ही जिस पत्र का संपादन किया था, ऐसे पत्र का प्रकाशन सबसे पहले सन 1818 में हुआ। उसी वर्ष श्रीरामपुर के कैपिटिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। और जिस वर्ष भारत में बंगाल में जो नया पत्र निकला था अंग्रेज़ी भाषा में, उसी समय श्रीरामपुर भी जो कि बंगाल में है, वहाँ के जो कैपिटिस्ट पादरी थे, उन्होंने बंगाली भाषा में एक मासिक माने जो महीने में एक बार निकले, मासिक यानी महीने में जो एक बार निकले, और साप्ताहिक एक सप्ताह में एक बार निकले, ऐसे पत्र निकाले। यानी कि उनको लगा कि हिंदुओं ने अंग्रेज़ी में निकालना शुरू किया और जिससे जो है जन जागरण होगा
तो उसी को एक तरह से रोकने के ही लिए उन्होंने बंगला भाषा में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। और जो ये मासिक और ये साप्ताहिक पत्र थे, उसी वर्ष जो श्रीरामपुर से कैप्टिस्ट पादरियों ने निकाले थे बंगाली भाषा में, तो यह भारतीय भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में निकलने वाला पहला पत्र था, जो कि कैप्टिस्ट पादरियों ने जिसका प्रकाशन किया था। इसके बाद एक अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेज़ी से निकलने लगी। इसके बाद जो है एक पत्रकारिता के क्षेत्र में रास्ता खुल गया और बड़ी तेज़ी से कलकत्ता यानी कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई और बम्बई यानी मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं जो हैं बड़ी तेज़ी से निकलना शुरू हो गई। ये जो बंगाल में एक अंग्रेज़ी भाषा में पत्र निकला और उसके बाद कैप्टिस्ट पादरियों ने जो बंगाली में पत्र, हिंदी माने भारत की भाषा में यानी बंगाली में पत्र निकाला, उसके बाद पत्र का प्रकाशन बहुत तेज़ी से शुरू हो गया और इस दिशा में मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में कार्य हुआ। राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से है। राम मोहन राय ने जो पत्रकारिता की, जो पत्र में उन्होंने अपने लेख आदि निकाले, उसका बहुत गहरा संबंध सुधारवादी आंदोलनों से है। उन्होंने जो सुधारवादी आंदोलन भारत में चलाए, भारतीय समाज में बदलाव की, पुनर्जागरण की जो चेतना की, पुनर्जागरण यानी कि नई चेतना को जागृत करना, नई चेतना जागृत करने की जो चेष्टा की उन्होंने भारतीय समाज में, इसमें जो है राम मोहन राय की पत्रकारिता का बड़ा गहरा संबंध है। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीय दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। समन्वयवादी जिसमें सामंजस्य की भावना हो, मेल जोल हो, ऐसे जो जातियों के बीच या धर्म में जो समन्वयवाद हो, मेल जोल हो, सामंजस्य का भाव हो, ऐसे समन्वयवादी और विश्वजनीन का अर्थ है विश्व में प्रसिद्ध। विश्वजनीन का अर्थ है विश्व में प्रसिद्ध। तो जो ये विश्वजनीन जो उनका दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण को कट्टर वर्ग जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर था, यानी अपने धर्म का बड़े मजबूती से पालन करता था, वे ऐसा वर्ग था जो कि अपने धर्म से जरा भी दूसरा विचलित नहीं होता था, मतलब कि अपने धर्म के अलावा कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करना चाहता था। ऐसे विचार वाले जो लोग थे, ऐसे विचार वाला जो वर्ग था, उन लोगों को ये इनकी जो समन्वयवादी नीति थी वह पसंद नहीं थी और वे उनके बहुत से सुधारों का विरोध करते थे। और ऐसे जो धर्म के प्रति कट्टर लोग थे, जो कि बड़ी कट्टरता से धर्म का पालन करते थे, वे उनके नीतियों को पसंद नहीं करते थे और उनका समर्थन भी नहीं करते थे, बल्कि उनका विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो इनका चलाया हुआ धर्म था, जो विश्वजनीन था और जिसमें समन्वयवादी नीति थी,
उस धर्म को मानने वाले उनके समर्थकों में एक था टैगोर परिवार। टैगोर परिवार के लोगों ने इसको उनके चलाए हुए धर्म को माना और जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस परिवार ने, टैगोर परिवार ने भारत का जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण यानी नई चेतना को जागृत करना, जो पुनर्जागरण के से संबंधित आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में उन टैगोर परिवार का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय जो है दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए, उनको इंग्लैंड भेजा गया राम मोहन राय को। और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, जो 19वीं शताब्दी का जो आरंभिक वर्ष था, उसमें ब्रिस्टल नामक स्थान में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में बहुत से परिवर्तनों को लाने की चेष्टा की। और उन्होंने जो हिंदू धर्म था, उनकी कुरीतियों और कुप्रथाओं को दूर करने का दूर करने के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आगे पढ़ेंगे सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। इस शीर्षक पे हम पढ़ेंगे कि सन 1857 की जो महान क्रांति हुई उसमें क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया। अकाल ने नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नई बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे उनकी प्रगति होगी। यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के बाद बंगाल ने उनसे समझौता कर लिया। मतलब जो उनकी नीतियाँ थी उसको उन्होंने मानना शुरू कर दिया। उन्होंने उन नीतियों से समझौता कर लिया। अब बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था, उस अकाल से किसान जो है, नए आर्थिक बोझ उन पर पड़े और नए आर्थिक बोझों के तले वे पिस रहे थे। बिल्कुल बुरी तरह से उनकी स्थिति खराब होती चली जा रही थी उन आर्थिक नीतियों के कारण, जिसमें जमींदारी प्रथा का प्रचलन हुआ और नए नए कर लगाए गए, ज़्यादा कर लगाए गए। उन सभी से वे बड़े ही त्रस्त हो गए थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं उन्हें बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। कि नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। जो नया बुद्धिजीवी वर्ग था, जो नया शिक्षित वर्ग था भारत का, वो पश्चिम की ओर, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी ओर बड़ी आशा से देख रहा था। मैंने आशा लगाए बैठा हुआ था कि उनकी तरफ से शायद कोई उदारता दिखाई जाए और उस उदारता के माध्यम से देश की प्रगति हो, देश की जो दशा है उसमें सुधार हो, उसमें विकास हो। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई में थी। और जो बंगाल की स्थिति थी, वही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई की थी। दक्षिण और पश्चिमी भारत यानी कि मुंबई और मद्रास में यही स्थिति थी भारत की। मतलब कि लोग जो है, जो शिक्षित वर्ग था, वो पश्चिम की ओर बड़ी आशा से देख रहा था कि वे जो उनकी जो उदारता है उसके सहारे भारत की उन्नति होगी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी।
लेकिन जो उत्तरी भाग था, उत्तरी सूबा था, उत्तरी हिस्सा था, उसमें ऐसी कोई प्रवृत्ति व्याप्त नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। विशेष रूप से जो सामंत सरदार थे और उनके अनुयायी थे, अनुयायी यानी उन पर उनके विचारों को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले जो थे, उनके अंदर जो विद्रोह की भावना थी, विद्रोह की चेतना थी, वह बढ़ने लगी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली और साथ साथ सामान्य जनता के अंदर भी ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत रोष था और उनके अंदर लोगों के अंदर लोगों के अंदर एक विरोध की भावना खूब फैलना शुरू हो गई। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे।